कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, जिस पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर राज्य की मौजूदा सियासत को हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन 2019 और 2014 का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अलग है, प्रधानमंत्री ने कैसे अपना अंदाज बदला और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 400 पार का नारा किस तरह से लगा रहे हैं, आइए उनके बयानों के जरिए सुनते हैं कि किस तरह का बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयानों के जरिए इस देश की सियासत में सेट किया। मैं इस धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है अब की बार 400 पार, अब की बार पूरा देश कह रहा है अब की बार, फिर एक बार। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मैं भी गली में चौकीदार, गली में। आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे पाकर रहेंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है 2019 का ये नारा था। 303 पार किया भारतीय जनता पार्टी में और इस बार 370 का लक्ष्य है बीजेपी के लिए। और मोदी का परिवार इस नारे के साथ बीजेपी आक्रामक तरीके से आगे चल रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दौरे पर हैं। दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में लगातार उनके कार्यक्रम अगले एक हफ्ते तक प्रस्तावित किए गए हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से देश के जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखें सामने आ जाएंगी। ऐसे में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों का क्या होगा? सूर्याग्नि हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ से सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की क्या स्थिति पंजाब को लेकर रहने वाली है? शरद कुमार राजस्थान की 25 सीटों के बारे में जानकारी देंगे। महाराष्ट्र की 48 सीटों के बारे में बताएंगे ऋत्विक भालेकर और रवीश पाल। 29 सीटें मध्य प्रदेश की क्या कहती हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कोलकाता का। सूर्याग्नि, ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। हालांकि दीदी चोटिल भी हो गई, लेकिन उसके बाद उनके सांसद अर्जुन सिंह की ओर से कैसे पाला बदलकर दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया गया। तो सियासत काफी आक्रामक तरीके से बंगाल की भी चल रही है आगे। अब जब कल तारीखों का ऐलान होगा, ऐसे में किस तरह की सियासत मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल जैसे आपने कहा, सही कहा चित्रा। एक चीज देखनी होगी कि अर्जुन सिंह जिस दिन से तृणमूल के 42 कैंडिडेट्स का नाम निकला था, उनका नाम था नहीं पिछले संडे को, और उसके बाद से ही अर्जुन सिंह बहुत ही खफा थे, वो बहुत दुखी थे, क्योंकि उनका दावा था कि तृणमूल की तरफ से उनको वादा किया गया था कि टिकट दिया जाएगा। और उसी के 6 दिन के भीतर ही कल ही उन्होंने हमसे बात की थी और कहा भी था ऑन रिकॉर्ड कि वो भाजपा जा रहे हैं, और सिर्फ मात्र टिकट के लिए नहीं, बल्कि उनको लगता है कि बंगाल को बचाना है और रास्ता जो है वो भाजपा के तरफ से ही हो सकता है। ये दावा है अर्जुन सिंह का। और आज दिव्येंदु अधिकारी, जो शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं, वो और अर्जुन सिंह आज बीजेपी में फिर से अपना नाम जो है वो लिखाते हैं, ऑफिशियली ज्वाइन करते हैं। अभी देखना होगा कि क्या बैरकपुर से अर्जुन सिंह को लड़ाया जाता है कि नहीं। दूसरी बात चित्रा, के तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तो सारे कैंडिडेट्स के नाम जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन बीजेपी का जो पहला लिस्ट आया था उसमें 20 हैवीवेट नेताओं के नाम आए थे, जिनमें से बहुत सारे लोग हैं जो मंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी है, उनको रिपीट किया गया, चुनाव वो लड़ेंगे। फॉर एग्जांपल निशीथ प्रामाणिक और शांतनु ठाकुर। लेकिन उसके बाद से बाकी जो 22 जितने सीट्स हैं, उनके बारे में अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई नाम, कोई लिस्ट सामने नहीं आया। हालांकि आगे बढ़ा रही है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश में है बीजेपी। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपने 42 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का रवीश पाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी मध्य प्रदेश को लेकर, कांग्रेस पार्टी की भी लिस्ट आ गई है।
अब आज से ही क्या रत जगह शुरू होने वाला है नेताओं का? 29 सीटों की बड़ी लड़ाई है मध्य प्रदेश को लेकर। बिल्कुल चित्रा, 29 सीटों की लड़ाई महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी बात करें तो जहां भाजपा ने 29 के 29 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अभी सिर्फ 10 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। पहले ही मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर ही फिलहाल कांग्रेस लड़ रही है। इंडिया गठबंधन जो है उसके तहत छतरपुर खजुराहो संसदीय सीट जो है वो सपा को दी है कांग्रेस ने, लेकिन अभी भी 18 उम्मीदवार जो है वो घोषित होना बाकी है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस को अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये वो राज्य है जहां पे अगर हम देखें तो जब से प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी को बनाया गया है तब से भाजपा का ग्राफ जो है वो मध्य प्रदेश में बढ़ा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री का पहली बार वो उम्मीदवार बने थे नरेंद्र मोदी, तब मध्य प्रदेश में भाजपा को 54.8% वोट मिले थे। लेकिन आप ये देखिए कि जब 2019 आया तो इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, सीधे 58.5% वोट बैंक चला गया भाजपा का। और इस बार 2024 की जब हम बात कर रहे हैं तो न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म और अब की बार 400 पार का नारे के साथ मैदान में है, बल्कि दूसरी तरफ अब 22 जनवरी को जो लोकार्पण हुआ है भव्य श्री राम मंदिर का अयोध्या में, उसकी भी एक लहर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो माना ये जा रहा है मन में कि मोदी कांग्रेस है, के जो इस तमाम नारे बड़े के साथ चेहरे हैं, विधानसभा में फिलहाल क्लीन वो स्वीप इस किया था। इस बार की स्थिति क्या रहती है, मैं फौरन लौट रही हूं, लेकिन आइए अब आंकड़ों से समझा देते हैं बीजेपी ने अपनी ताकत को किस तरह से आगे बढ़ाया, तो विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी कैसे कमजोर होती हुई चली गई, ये आंकड़े आपके सामने हैं। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो पार्टी 282 सीटों के साथ अकेले बीजेपी सत्ता में आई, जहां वोट प्रतिशत करीब 32% था। 2019 में यह आंकड़ा 303 तक पहुंच गया और वोट प्रतिशत करीब 38 तक जा पहुंचा। 2014 में 44 सीट पाने वाली कांग्रेस ने 2019 में 50 का आंकड़ा पार किया। वहीं वोट प्रतिशत में भी मामूली उसकी बढ़ोतरी हुई, 52 सीटें उसको 2019 में मिली थी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान उन सीटों पर हुआ जहां उसकी बीजेपी के साथ सीधी टक्कर थी। करीब 190 सीटें ऐसी थी जिनमें बीजेपी ने 175 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 15 सीटें आई थी। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92% तक पहुंच गया था। वहीं अन्य दलों से जहां बीजेपी की टक्कर है, ऐसी 185 सीटें हैं जिनमें बीजेपी करीब 70 के स्ट्राइक रेट से 128 सीटें जीती, जबकि विरोधियों के खाते में 57 सीटें आई थी, जहां पर क्षेत्रीय दलों के साथ उसका मुकाबला था। वहीं कांग्रेस को गैर बीजेपी दलों ने भी चुनौती दी। ऐसी 71 सीटें थी जहां पर कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों की सीधी लड़ाई थी, लेकिन इनमें कांग्रेस जहां 37 सीट जीती तो वहीं गैर बीजेपी दल 34 सीट जीतने में कामयाब रहे। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं शरद कुमार का, जहां राजस्थान में 25 सीटों की लड़ाई है और पिछली बार तो शरद राजस्थान में सत्ता गंवाने के बावजूद विधानसभा में 2019 में 25 की 25 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। इस बार तो विधानसभा में भी पूरी ताकत के साथ वापसी कर ली है। तो कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए इस बार वहां बन पाएगी, दे पाएगी? शरद। देखिए चित्रा, 25 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो बड़े कद्दावर नेता अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों ही पार्टियों की राजनीति में नेपथ्य में है। नए लोग हैं, नए चेहरे हैं और सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी चेहरे पर उतर रही है और कांग्रेस अपने अपने नए लड़कों के भरोसे है। कांग्रेस ने अभी 15 सीटें डिक्लेयर नहीं की और बीजेपी ने 10 सीटें। बीजेपी ने राहुल कसवा का टिकट काटा चूरू से, वो कांग्रेस में शामिल होकर बागी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा मान रहे हैं कि अगर अगली बार हमें महिलाओं को आरक्षण देना है तो क्यों नहीं उसे राजस्थान से शुरुआत की जाए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। एक महिला ज्योति मिर्धा को उतारा है और 3 महिला और उतारना चाहते हैं, जिसे लेकर अभी भी 10 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। महिला मजबूत प्रत्याशियों की तलाश है कांग्रेस में। देखिए सच्चाई तो यह है कि कोई भी बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। नए लोग जो हैं वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। उनके बीच किस तरह से कौन जिताऊ है इसकी खोज जारी है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि जिस तरह का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा में चुनाव में किया, उतना अच्छा प्रदर्शन राजस्थान में नहीं किया। 167, 120 और इस बार 115, यानी देखिए 20 सालों में यह आंकड़ा कम हुआ है। तो बीजेपी के लिए बहुत चैलेंजिंग है। इसीलिए आप देखिएगा गुजरात से मध्य प्रदेश तक राजस्थान में ऐसी जगह है जहां 10 सीटें अभी बीजेपी घोषित नहीं की है। जी ठीक है, अब सीधे रुख कर लेते हैं सत्येंद्र चौहान का, हरियाणा पंजाब के बारे में जानकारी देंगे। क्या स्थिति बनी हुई है अब जब चुनाव की तारीखों का कल दोपहर में ऐलान होने वाला है? सत्येंद्र।
देखिए चित्रा, एकदम राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और सबसे बड़ी खबर मैं आपको खबर भी दे रहा हूं कि कल हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि 3 बजे के बाद चुनाव का कोड लग जाएगा। तो उससे पहले अभी 5 मंत्री बने हैं, 6 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हरियाणा पंजाब की बात करें तो चित्रा, दोनों राज्य और चंडीगढ़ मिलाकर 24 सीटें होती हैं। 24 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जिसमें से हरियाणा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अब दिलचस्प लड़ाई ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में अलायंस के तौर पर लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में आमने सामने है। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस और आप का अलायंस हो चुका है, लेकिन वो अलायंस पंजाब में लागू नहीं है। हरियाणा की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। 2 सीटें काटी गई हैं। कांग्रेस से आए अशोक तंवर को सिरसा सीट दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस्तीफा लेकर उनको करनाल उतारा गया है। लेकिन 3-4 सीटें अभी भी ऐसी फंसी हुई हैं जहां पर कैंडिडेट हरियाणा में उतारने बाकी हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनौती मिल रही है, क्योंकि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल गठबंधन में चुनाव लड़े थे, लेकिन अभी तक गठबंधन हुआ नहीं है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन हो सकता है। दूसरी बात, सनी देओल लगातार गुरदासपुर से गायब रहे तो वहां एंटी इनकम्बेंसी है। तो कुल मिलाकर हरियाणा में चुनौती है 10 की 10 सीटों को जीतने की और पंजाब में सीट बढ़ाने की। महाराष्ट्र चलते हैं, 48 सीटें आती हैं लोकसभा में। यूपी के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा वहीं से सामने आता है। महाराष्ट्र में क्षेत्रीय जल जब छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो चुके हैं, विभाजित है, तो फिर वहां की स्थिति क्या बयां करती है ऋत्विक? जी बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है। 48 सीटें, जहां पर देश में 400 पार का नारा दिया गया है। महाराष्ट्र में एनडीए ने 45 पार का नारा दिया हुआ है और उसी के चलते अब बीजेपी ने 20 उम्मीदवार जो है उनके नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि साथ में आए हुए एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या अजित पवार की एनसीपी हो, उन पे अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है। कहा जा रहा है कि दोनों नेता फिर से एक बार दिल्ली में आकर शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे और लगभग सोमवार तक उसका ऐलान हो सकता है। लेकिन दोनों भी पार्टियां जो बीजेपी के साथ आकर मिल गई है, सरकार बनाई है, बहुत आक्रामक दिख रही है। ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में कैसे लिए जाए उस पर कोशिश चल रही है। तो आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद।